जब हम मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो लोग इतना पीछे खींचते हैं, सबके पैरों में छाले पड़ते हैं जो किसी को दिखते नहीं, सबको तालियां बजती हुई दिखती हैं। जब हम लोग एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो सबको तालियों की गड़गड़ाहट सुनती है, लेकिन जब हम मेहनत कर रहे होते हैं तो जो हमारे पैरों में छाले पड़ने की वजह से आ निकलता है ना, वो कोई नहीं सुनता है। तो ये ऐसे लोग ना लाइफ में मतलब किक तो देते हैं, लेकिन हमें हताश भी करते हैं कि यार जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ना। सारे हरियाणा वासियों को मेरी राम राम। मैं हूं आपकी अपनी वीरांगना नैनवे मिसेस रोहतक, जो आप सबके प्यार से अब बन चुकी है। और आज मैं यहाँ पे आपके सामने अपनी लाइफ का स्ट्रगल, मेहनत और सक्सेस तीनों को आप सबके साथ साझा करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि 10 साल पीछे से मैंने कहाँ से शुरुआत की थी और आज मैं कहाँ पहुँची हूँ। तो चलो अब आप सबको सीधा लेके चलती हूँ 12 साल पीछे, यानी कि 2013 में। तो मैं अपना स्कूल पास आउट करके कॉलेज में आई। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया, जिसमें मैं फर्स्ट आई और पूरे कॉलेज में मेरा नाम हुआ कि ठीक है, हाँ हमारे कॉलेज में एक वीरांगना नाम की लड़की है जिसने बहुत अच्छा डांस किया। ओके चलो, फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा निकल गया। अब आया सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में मैं पहुंची यूथ फेस्ट में, जिसमें सबसे पहले मैंने किया था माइम, स्किट और प्ले। उसमें बहुत अच्छा मेरा प्ले रहा और वो भी अच्छा गया। यूथ फेस्ट में फर्स्ट आए, पोजीशन अच्छी रही। उसके बाद उसके बाद जो थर्ड ईयर आया हमारा, तो मैंने गई उसके बाद हरियाणवी डांस में। तो यहाँ से मेरी शुरुआत होती है लाइफ की। जो मेरी एक सीढ़ी मैंने चढ़ी वो यूथ फेस्ट से चढ़ी थी। वहाँ पे जो टीचर आए उन्होंने हमें डांस करवाया, लेकिन वो जो टीचर थे उन टीचर ने हमें 1 महीने में सिर्फ डांस नहीं, लाइफ की काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई। उन्होंने हमें बताया कि सक्सेस की तरफ कैसे जाना होता है, डिसिप्लिन में कैसे रहना होता है। ये सब चीज़ें मैंने 1 महीने के अंदर सीखी और अपने हरियाणवी डांस से वो मुझे इतना कुछ सिखा गए कि आज मैं पहली ऐसी लड़की हूँ हरियाणा की जो हरियाणवी डांस को इंटरनेशनल टीवी पे लेके गए। हरियाणवी डांस को कंपटीशन लेवल पे इंटरनेशनल टीवी, कलर्स चैनल, इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे मैं ही लेके गई थी। तो मुझे बहुत प्राउड है इस चीज़ को लेके कि अपने हरियाणा का नाम मैंने उस लेवल तक पहुंचाया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो अभी क्या हुआ, उससे पहले हरियाणवी डांस तो चलो हमारा पहुंच गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि शुरुआत कहाँ से करी मैंने। शुरुआत मेरी हुई 2014 से। हरियाणवी डांस यूथ फेस्ट निकल चुका था। मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक़ था हरियाणवी डांस करने का। मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक़ था। मेरे अंदर एक क्रेजीनेस रहती थी डांस को लेके। कोई भी शादी होती थी, पार्टी होती थी, मैं डांस करती थी, मैं झूम के डांस करती थी, जिससे देख के मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश होते थे कि हाँ अच्छा करती है। उसके बाद जब हमने हरियाणवी डांस किया तो मेरी मम्मा ने मुझे एक पॉइंट बोला। उस टाइम पे इंडियाज़ गॉट टैलेंट आता था और मुझे बहुत क्रेजीनेस होती थी कि एक दिन मैं भी ऐसे ही टीवी पे आऊँगी और मेरे पेरेंट्स भी मुझे प्राउड करेंगे कि हमारी बेटी उस टीवी पे खड़ी है। पता नहीं क्यों अपने आप ही मेरे अंदर ये जज्बा अपने आप ही जग गया कि हाँ मुझे भी आना है टीवी पे। मैं सपने देखने लगी, मुझे भी टीवी पे आना है। अब ये नहीं पता कैसे आऊँगी, कौन लेके जाएगा, कुछ नहीं पता, लेकिन बनाने लगी सपने कि आना है। ठीक है, हुआ। एक दिन मम्मा ने बोला मेरी कि क्यों ना आप लोग अपना ये हरियाणवी डांस इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे प्रेजेंट करो। तो मैंने बोला कि मम्मी आइडिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, टीम भी थी, फ्रेंड्स की टीम भी थी जो हरियाणवी डांस हम यूथ फेस्ट में कर चुके थे। तो ठीक है, मुझे एक किक मिली वहाँ से, लाइक मतलब ये लगा लो ये किक मेरी मम्मा ने दी मुझे। ठीक है, ओके। तो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कि क्या हम जा सकते हैं, आप सब एग्री हो। सब एग्री हुए। हमने प्रैक्टिस करी और वो प्रैक्टिस में हमने इतनी मेहनत करी, 1 महीना बहुत ज़्यादा मेहनत करी। यहाँ पे कोई एरिया था मेरे घर के पास, वहाँ पे एक चौपाड़ जिसे बोलते हैं, चौपाड़ थी, वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। दामन नहीं होते थे प्रैक्टिस करने के लिए, ऐसे ही कर लेते थे। ठीक है, कभी किसी के घर से कोई आंटी हो गई पुरानी गांव की, उनसे पूछा कि ताई बोलते हैं हमारे यहाँ, ताई दामन है क्या, कोई दामन है कोई तो दे दो, प्रैक्टिस करनी है। बहुत सी ताइयों ने हमें बहुत दामन भी दिए कि ले बेटा आप तो कोई इसका काम नहीं है, हम तो पहनते नहीं है, तो तुम प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि 2013 का जो टाइम था, उस टाइम पे जो हरियाणवी था, दामन दूमन का इतना क्रेज़ नहीं था। तो इसलिए जो ओल्ड लेडीज़ थी, जो ताई जी थी, जो आंटियाँ थी, वो हमें दे देते थे। ठीक है, हमने प्रैक्टिस करी
हमने इंडियाज़ गॉट टैलेंट से कांटेक्ट किया, कैसे भी कांटेक्ट निकाल के हमने उनको अपनी वीडियो भेजी। उनको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी, ठीक है, उन्होंने हमें ऑडिशन के लिए बुलाया। तो मैं अपनी टीम के साथ ऑडिशन देने के लिए गई। ऑडिशन के दिल्ली में ऑडिशन था हमारा। दिल्ली में ऑडिशन के लिए हम रात के 2 बजे निकल गए, क्योंकि लाइन लगानी पड़ती। तो 2 बजे गए, 2 बजे हम दिल्ली में गए। वहाँ पे जाके हमने देखा कि ऑलरेडी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, पहले से ही लोग इतने लाइन में खड़े हैं, ठीक है, हम भी लग गए लाइन में। ओके, लग गए, सबने ड्रेस पहनी, सबने किया। और सबसे अच्छी बात ये कि हम जो अपना ऑडिशन दे के आए थे, बिल्कुल ठाठ देसी हरियाणवी दे के आए थे, जो लाइव म्यूज़िक पे होता है, जिसमें ढोल, हारमोनियम वगैरह ये सब बजाया जाता है, लाइव म्यूज़िक होता है, लाइव सिंगिंग होती है, उस पर हम ऑडिशन दे के आए। और हालांकि सामने वालों को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उनको हरियाणवी का कुछ नहीं पता था, बट उन्हें हमारा डांस अच्छा लगा, उन्हें कुछ नया देखने को मिला, वो उनको अच्छा लगा। उन्होंने बोला ठीक है, आपका ऑडिशन हमें अच्छा लगा है, डांस अच्छा लगा है, आप अभी घर जा सकते हैं, आपके पास कॉल आएगा। ठीक है, हम घर आ गए, हम दिल्ली से अपना वापस रोहतक आ गए। उसके बाद उनका हमारे पास कॉल आया। कॉल पे उन्होंने बोला कि हमें कुछ तड़का चाहिए। हमने कहा ओके, आप कैसा तड़का चाहिए? तो वो बोले जो आपने ये देसी हरियाणवी सॉन्ग पे किया है, आप इसको कुछ बॉलीवुड फ्यूज़न पे करें। मैंने कहा बॉलीवुड पे? तो उन्होंने हमें एक दूसरी किक मुझे यहाँ मिली, ठीक है भाई, उन्होंने हमें ये आइडिया दिया। पहली किक मम्मा ने दी, दूसरी किक उन्होंने दी कि ठीक है आप बॉलीवुड पे करते हैं। तो वहीं से हमने स्टार्ट किया बॉलीवुड पे हरियाणवी करना, जिसका नाम हमने दिया फ्यूज़न हरियाणवी। और ये हमने 2013 में स्टार्ट कर दिया था। कोई भी बॉलीवुड का सॉन्ग उठाया, उस पर हमने अपने हरियाणवी स्टेप्स, हरियाणवी जो भी थाप होती है, तालियां होती हैं, चुन्नी के स्टेप, दामन के स्टेप, सब हमने उसमें डाले। हमने उनको वीडियो भेजी, उनको अच्छी लगी, ठीक है। अब वो बोल रहे कि हमें कुछ और तड़का चाहिए। अब और तड़का क्या चाहिए? वो तड़का चाहिए कि आप ज़मीन पे डांस कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है जिक्र ज़मीन पे ही करेंगे। बोले टोकरी के ऊपर चढ़ के करो, पतीलों के ऊपर चढ़ के करो। हमने क्या कुछ नहीं किया, हमने टोकनियाँ मांगी घरों से, पतीले मांगे, ठीक है, वो जो बड़ी बड़ी घोड़ी होती है ना जिस पे चढ़ के पेंट करते हैं, उस पे भी चढ़ के हमने डांस किया। हमने उनको वीडियो भेजी, ठीक है, उनको भेज दी, उनको अच्छी लगी। बट हो सकता है उनको वो चीज़ ना पसंद आई हो, तो वहाँ पे हमारा वो जो चीज़ थी हरियाणवी की आगे नहीं जा पाई, किसी कारण लगा लो। एक सबसे मेन कारण था कि उस टाइम हमारी टीम के पास एक टीचर नहीं था, हम सब सिर्फ फ्रेंड्स थी जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके डांस करते थे। एक टीम के ऊपर एक लीडर का और एक टीचर का, मैं ऐसा मानती हूँ कि होना बहुत ज़रूरी होता है, जो हर एक चीज़ को मैनेज कर पाए, ठीक है। हम नहीं गए। उस टाइम था इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 6 उस टाइम चल रहा था, तो हमारा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, वो वहीं पे वाइंड अप हो गया। उसी सीज़न में दोबारा से मेरे पास एक ऑफ़र आया कि क्या तुम इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जाना चाहोगी? मैंने कहा बिल्कुल जाना चाहूँगी, मेरा तो सपना है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आपको सोलो आना है। मैंने कहा ठीक है हम आ जाएंगे सोलो। तो उन्होंने बोला, एक वीडियो भेजी कि ये एक्ट आपको करना होगा। और उस एक्ट में क्या था कि अपने बालों को ऐसे पूरा मतलब चोटी बना के रस्सी पर लटकना है। एरियल एक्ट उसको बोला जाता है कि अपने बालों से पूरा जो अपना बॉडी का वेट होता है वो हमें उठाना है। तो अब मेरे तो दिमाग में फितूर चढ़ा हुआ था, मुझे तो जाना था, चाहे कुछ भी करना पड़े मैं रेडी थी। मैंने उनको एग्री कर दिया। वो बोले आप कोई वीडियो भेजिए। हमने हमारी गली में ही एक पतली सी गली है, उसमें इतना सा गैप है, हमने उस पर डंडा लगाया घर की छतों पे, उस पर एक रस्सी बांधी। फिर मेरी मम्मी ने मेरी चोटी में रस्सी बांधी और उस रस्सी को उस रस्सी से कनेक्ट करके ऐसे राउंड लेके जो भी हमसे उस टाइम हो पाया, हमने वो वीडियो उनको सेंड कर दी। तो IGT वालों को वो वीडियो पसंद आ गई, तो उन्होंने हमें बुलाया, ठीक है। फिर उस टाइम फर्स्ट टाइम था मेरा मुंबई जाना, जब मैं अपने भाई के साथ मुंबई फर्स्ट टाइम गई थी। बोला जाता है कि मुंबई सपनों की नगरी है, और लिटरली वो मेरे लिए भी सपना ही था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मेरा ड्रीम था। मैं देख रही थी कि मैं भी मुंबई जाऊंगी, टीवी में आऊंगी, और मैं इतनी ज़्यादा खुश कि हाँ अब तो मेरा सपना पूरा हो गया भाई, मैं तो पहुंच गई हूँ स्टेज पे। अब मैं भी टीवी पे आऊँगी, मम्मी पापा देखेंगे, मेरी फैमिली, सारा समाज, जो भी आजू बाजू पड़ोसी हैं सब देखेंगे भाई हाँ लड़की तो पहुंच गई, ठीक है। हम पहुँचे, हमने वहाँ पे, मैं पहुँची, मेरा भाई मेरे साथ था। तो वहाँ पे गए, स्टेज रिहर्सल की, उन्होंने सब करवाया। और उसी बीच ना जब मैंने जो वीडियो भेजी थी वो इतनी हाइट पे थी, लेकिन जब मैंने वहाँ स्टेज पे जाके प्रैक्टिस करी, वो इतनी ज़्यादा, एटलीस्ट 40 से 50 फीट उनकी हाइट होती है स्टेज की, उन्होंने मुझे इतना ऊपर लटका दिया मेरी चोटी बांध के।
फर्स्ट टाइम था मेरा भी वो। और चलो वो मतलब मेरी खुश नसीबी है कि मेरे बाल इतने स्ट्रॉन्ग थे कि मुझे ऐसी कोई इंजरी नहीं हुई। उन्होंने मुझे लटका दिया ऊपर, तो उसी के बीच मैंने 3-4 बार प्रैक्टिस करी, तो मेरे बाल, आप सोच सकते हो कि बालों के ऊपर आपका पूरा शरीर लटका हुआ है तो आपका क्या हाल होगा। और मेरा हाल भी उस टाइम थोड़ा बुरा हो गया था। तो जो वहाँ पे ट्रेनर थे हमारे, उन्होंने मेरा हेड देखा और उसी रिहर्सल के बीच में जो मेरा ये पूरा सर है पूरा सूज गया था, सारा लाल हो गया था और मेरे बाल भी ऐसे मेरे हाथ में आ रहे थे। और मैं ना लिटरली अपने बालों को देख के रोने लग गई। मैंने कहा मेरे बाल तो गए, ऐसे कि ऐसे पूरे के पूरे बाल मेरे हाथ में आ रहे थे और मैं रो रही, मेरी आंखों में आंसू कि अब मैं किसको बोलूं, क्योंकि मैं अपने भाई के साथ गई थी, कोई मेरे साथ गया ही नहीं था, मम्मी कोई नहीं, पापा नहीं। तो मैंने वहाँ पे तो किसी को कुछ नहीं कहा। और जो ट्रेनर थे उन्होंने भी वहाँ डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने मेरे को थोड़ा ट्रीटमेंट किया, आइसिंग वाइसिंग की, दवाई वगैरह दी, हो गया। चलो उनको टेक्निकल बहुत अच्छा लगा, टेक्निकल भी हो गया। जो फाइनल शूट होता है उससे पहले एक टेक्निकल शूट होता है, वो भी मेरा अच्छा निकल गया, आउटफिट हो गया सब। अब आई शूट की बारी, तो आज था जजेस के सामने परफॉर्मेंस। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, मैंने परफॉर्म करना शुरू किया, फर्स्ट टाइम था, नर्वस भी थी और खुशी भी थी कि भाई हाँ अब सामने जज बैठे हैं, अब मुझे दिखाने की बारी मेरी आ गई है, आज मुझे करना है, अब जो मेरे को अब यही है मेरे को जो करना है। ठीक है, मैं परफॉर्म कर रही, पता नहीं मुझे बीच में एकदम से क्या हुआ, मैंने जजेस की तरफ आई कांटेक्ट किया और जैसे ही मैंने जजेस की तरफ आई कांटेक्ट किया, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं ब्लैंक हो गई। मैं वहीं स्टेज पे खड़ी हो गई और मैं खड़ी होकर ऐसे देख रही हूँ और जो मेरे ट्रेनर थे वो मुझे पीछे से इशारा कर रहे हैं कि आपको ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। अब गलती तो हो गई मुझसे। ठीक है, उसके बाद मुझे याद आया कि हाँ मेरा ये था, मैं घूमी, हो गया, चलो ताली बजा दी, जजेस ने अच्छे कमेंट्स दे दिए, हो गया। बट अब मुझे वेट था कि अब ये मेरा आएगा, टीवी टेलीकास्ट होगा, अब मैं देखूंगी खुद को पहली बार टीवी पे मम्मी पापा के साथ बैठ के। बट क्या हुआ कि वो मैं ब्लैंक हो गई, मैं भूल गई। तो उन्होंने मेरा सिर्फ इतना पूरा क्लिप दिखाने के बजाय हल्की सी झलक दिखाई, जो कि मैं किसी को बता भी नहीं पाई। और मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मैंने सबको बता दिया था कि मैं मुंबई जा रही हूँ, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में है, ये है वो है। अब वो आया नहीं तो क्या होता है, अब मैं क्या जवाब दूँ सबको। तो मैं वहाँ से, अब जब जजेस ने कमेंट्स दिए तो क्या होता है ना कि 3 जजेस बैठते हैं, 2 की हाँ होनी होती है, 1 की ना होती है तो डन हो जाता है, या फिर तीनों की हाँ होती है। मेरे में क्या हुआ कि मैं ब्लैंक हो गई, तो 2 ने ना करी, 1 ने हाँ करी, तो क्लियर क्या हो गया कि मैं रिजेक्ट हो गई। वो भी मेरी गलती की वजह से मैं रिजेक्ट होके आई। ठीक है, रिजेक्ट हो गई। उसके बाद मैं इतना रोई, बहुत ज़्यादा रोई कि मैं रिजेक्ट हो गई, मेरी गलती है, एक्चुअली मेरी गलती थी। मैं अपने आप को ब्लेम कर रही थी कि यार तुझे एक चांस मिला था, तूने वो भी गवा दिया। मैं बहुत रोई, बहुत रोई। घर गई, मैं घर पहुंची, मम्मी पापा को बताया, वो भी डिसअपॉइंट हुए कि कोई बात नहीं, इन्होंने मतलब ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन एक मुझे ना यहाँ पे चेंज नज़र आया। चेंज क्या नज़र आया कि जाने से पहले जो फैमिली का थोड़ा सपोर्ट था और मेरे वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद जो एक थोड़ा सा चेंज आया बिहेव में, वो मैंने खुद फील किया कि शायद इनको ये लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कुछ करना। बट उसके बाद क्या हुआ ना, मेरे को इतना ज़्यादा फितूर चढ़ गया, इतना ज़्यादा फितूर चढ़ गया कि अब तो मैं जाके ही रहूँगी यहाँ पे। मैं रिजेक्ट होके आई हूँ, 2 बार रिजेक्ट हुए, एक बार हरियाणवी में हुए, फिर सोलो में हुए। तो उसके बाद जैसे भूत सवार हो जाता है ना कि भाई मुझे तो ये करना है, चाहे कैसे ही जाना है, मेरे को टीवी पे जाना है, अपने माँ बाप को अब दिखाना है कि भाई छोरी ने कर दिया। ठीक है, उसके बाद मेरी लाइफ में एक मोड़ आया, मुझे मिले जेडी, जो आज मेरे हस्बैंड है। अब भगवान ने मिलाया, कैसे मिलाया, वो मुझे मिले। एक्चुअली उनका भी 2016 में जब मैं सोलो गई थी, उनका उस टाइम वहाँ पे सेमीफाइनलिस्ट वो मतलब थे, उनका ग्रुप गया हुआ था, मैं उनको जानती नहीं थी। और इवन हम क्या कहते हैं, जो हमारी फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी वो हुई वहीं पे थी, कलर्स चैनल पे ही हम लोग मिले थे फर्स्ट टाइम। मतलब रोहतक में रहने वाले, आजू बाजू में रहने वाले, मुंबई जाके कलर्स चैनल पे मिले हैं। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे, जब मैं रिजेक्ट हो गई थी तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी वो किया था कि कोई बात नहीं। बट उस टाइम मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती थी, मेरे लिए वो अननोन थे कि ठीक है हाँ भाई टीम मेंबर है, रोहतक से है, मैं भी रोहतक से हूँ, ठीक है, थोड़ी वो कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, ओके ठीक है। तो हम वहाँ मिले, फर्स्ट मीटिंग हमारी वहाँ पे, हम नहीं जानते, मेरे को उनका नाम भी नहीं पता था कि उनका नाम क्या है। हम रोहतक में आए, फिर मुझे ऐसा फितूर चढ़ा कि भाई मुझे तो जाना है, अब मैं किसके पास जाऊँ जो मुझे वहाँ पे लेके जाए।
जो मुझे बताए कि क्या रास्ता है, किस तरीके से आप टीवी पे जा सकते हो। तो वहाँ पे फिर मुझे जेडी मिले। जेडी से मैंने अपने दिल की बात रखी कि भाई मैं जाना चाहती हूँ, आप लोग अभी होके आए हो, मैं वहाँ से रिजेक्ट होके आई हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब मुझे ना, अब मेरे ऊपर ना जिम्मेदारी आ गई है कि मुझे ना अब जाना है, अपने पेरेंट्स को दिखाना। सबसे ज़्यादा था कि मुझे अपने पेरेंट्स को दिखाना है। 2 बार रिजेक्ट हो गई तो मन में ऐसा होगा कि भाई क्यों रिजेक्ट हुई हूँ, क्यों रिजेक्ट हुई हूँ, करके आना है चाहे कुछ हो जाए। तो उन्होंने मेरी बात को समझा, साथ में टीम तैयार करी। एक्चुअली मैं डांस में थी, स्टंट्स और एक्रोबैटिक मेरी लाइन नहीं थी। मुझे शौक था लेकिन लाइन नहीं थी। और जो जेडी हैं वो एक्रोबैटिक और स्टंट्स की लाइन में थे और मैं डांस की लाइन में थी। तो मैंने उनसे सीखा कि भाई मुझे आप ये सिखाओ स्टंट्स वगैरह कैसे होते हैं। मुझे बहुत शौक था बचपन से स्टंट करने का, कलाबाजी करने का, तो मुझे बचपन से था। मैं योगा भी करती थी, सर के बल खड़े हो जाना, कभी लटकना, लड़कों की तरह मैं रहती थी। ठीक है, उन्होंने मुझे सिखाया। टीम तैयार करी, एक टीम तैयार करी, उसका जिसका नाम रखा फ्लोर ब्रेकर। हम लोग गए, वो टाइम था 2016, मतलब 2013 से लेके 2000। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैं गई थी 2015 में आईजीटी के लिए, मैंने अपना एमए का एग्ज़ाम मैंने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मैं रिजेक्ट होके आई। मेरा एग्ज़ाम भी गया, उसी दिन मेरा एग्ज़ाम था और उसी दिन मेरा मुंबई में शूट था। तो मैंने उसको जाना ज़रूरी समझा, मुझे अभी वो ज़रूरी लग रहा था, बट मैं रिजेक्ट हो गया आगे। एक पेपर की वजह से मेरा 1 साल पूरा ख़राब गया। नेक्स्ट ईयर में मैं एडमिशन नहीं ले पाई, लेकिन वो ख़राब मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि उस 1 साल यानी कि 2015 में मैंने इतनी मेहनत करी जेडी के साथ, टीम के साथ। और मैं बता दूं, जो टीम थी वो हमारी सारी बॉयज़ की टीम थी, सिर्फ अकेली मैं लड़की थी। तो वो मेरे लिए एक ना मतलब स्ट्रगल था कि मुझे 10 लड़कों के बराबर एक लड़की को मेहनत करनी थी, जो कि मैंने पहले कभी की ही नहीं। मैंने कभी ऐसी मेहनत ही नहीं की थी। ठीक है, हाँ डांस वांस कर लेते थे, लेकिन अब जो मेहनत थी ना वो एक इस लेवल पे जाने की थी। 10 लड़के, एक अकेली लड़की, टोटल मेंबर थे 11। प्रैक्टिस करते थे, बाल भवन था, बाल भवन, वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, मिट्टी में प्रैक्टिस करते थे, पार्क में जाके। तो मेरे को ये लगता था कि भाई अब ना 10 लड़के सामने खड़े हैं, अकेली लड़की हूँ, कैसे करूँगी। एक बार तो मन में आया मेरे, कैसे करूँगी यार, लड़के तो थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो स्टंट करते हैं, जिम्नास्टिक की लाइन में, मैं तो हूँ नहीं। बट यहाँ पे मुझे जेडी ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से सारी चीज़ें बताई, वार्म अप करना, सब चीज़ें जिससे स्ट्रेंथ बने, पावर बने। तो वो मेरी चीज़ मेरे अंदर आई। ठीक है, हमने प्रैक्टिस करी, खूब प्रैक्टिस करी। अच्छा, हमने मतलब स्टंट सीखे, बच्चे भी थे ग्रुप में, बड़े भी थे, सिखाया। अकेली मैं थी, मैंने भी प्रैक्टिस करी उस हिसाब से लड़कों के बराबर। फिर हम लोग गए। अब वहाँ पे भी अड़चन क्या आई, मैंने मेहनत तो कर ली, मम्मी ने सपोर्ट कर दिया, लेकिन जो मेरे पापा हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट रहे हैं शुरू से ही हमारे साथ। उनको डांस वांस ज़्यादा पसंद नहीं था, तो मेरी मम्मी को पसंद था, क्योंकि किक भी उन्होंने दी थी कि लेके जा अपना हरियाणवी। अब तो वो मेरे अंदर तो वो उठ रहे थे, भाई जाना है। तो अब यहाँ पे भी स्ट्रगल क्या आया कि हम ऑडिशन, हमने वीडियो भेजी, वीडियो रिकॉर्ड करके पसंद आ गई। यहाँ पे अब मुसीबत आई मेरे लिए कि मुझे उनसे ये चीज़ बोलनी है कि मुझे मुंबई जाना है। वहाँ पे भी पापा ने ऐसे बोला, नहीं जाना, क्या करना है, पहले रिजेक्ट हो गई है, नहीं होगा कुछ ये वो। मैंने कहा नहीं पापा, जाएंगे, मैं अकेली लड़की हूँ, मैंने मेहनत करी है 1 साल, आप मुझे बार मौका तो दो। नहीं गई तो मैं जो आप बोलोगे वो मैं करूँगी। ठीक है, मम्मी ने मनाया कि भाई जाने दो, लड़की का मन है, उसने 1 साल मेहनत करी है, बता के करा है, जो भी है सब कुछ ठीक है। जैसे तैसे मान गए, दे आए, ऑडिशन हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। एक्चुअली पहले था प्रोमो शूट करके उन्होंने हमें वापस भेज दिया रोहतक। हमने फिर मेहनत करी। आफ्टर 15 डेज बाद फिर हम ऑडिशन देने गए, जो एक्चुअल ऑडिशन टीवी पे आता है, हम वो देने गए। तो उसमें मेरी मम्मा मेरे साथ गए थे। ठीक है, हमने दिया ऑडिशन, बहुत अच्छा गया, इतना अच्छा गया कि सोचा भी नहीं था। और उसी ऑडिशन में मेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया गया था, जो कि जेडी ने किया था, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि थोड़ी मेरे पापा रहते हैं ऐसे कि भाई नहीं पसंद है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसके फादर को ही यहाँ बुलाया जाए टीवी पे, जो कि मेरा सपना भी था कि भाई मेरे को भी टीवी पे देखें। मेरा सपना था मेरे पेरेंट्स मेरे को टीवी पे देखें, लेकिन मेरे सपने में डबल चीज़ क्या हुई कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ टीवी पे आ गए। बताओ अब इससे ज़्यादा क्या अच्छा होगा। वो जेडी ने प्लान किया, टीम मेंबर्स जो आईजीटी की टीम थी उसके साथ मिलके किया। ठीक है, पापा आ गए, जज किरण खेर जी थी, मलाइका थी और करण जौहर थे उस टाइम। तो किरण खेर जी ने, और उस टाइम टीम आई हुई थी, हाउसफुल मूवी आई थी, अक्षय कुमार, अभिषेक, जैकलीन,
रितेश देशमुख, ये सब आए हुए थे। तो उनके सामने जो किरण खेर जी, उन्होंने बोला कि वीरांगना और उसकी टीम के लिए एक सरप्राइज़ है। मैंने देखा कि उधर से मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। मैं तो ऐसे रोने लग गई। मैं कहा भाई क्या हो गया है। मैं रोने लग गई, मेरी मम्मी रोने लग गई, पापा रोने लग गए। ठीक है, बात हुई, बहुत अच्छा हुआ। मुझे लगा भाई अब बहुत अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया। अब तो मेरे पापा राजी हैं, कुछ नहीं कहेंगे। भाई पापा भी आ गए टीवी पे, अब इससे ज़्यादा क्या अच्छा होगा। मैं भी आ गई, इतना अच्छा ऑडिशन हो गया, स्टोरी शूट हो गई, सब हो गया। ठीक है, सब अच्छा हुआ, ऑडिशन हो गया, गए रोहतक गए। ठीक है, दोबारा कॉल आया क्योंकि वो टीम्स को वापस भेज देते हैं ना, तो फिर वापस गए सेकंड राउंड के लिए। बहुत अच्छा हुआ वो भी। फिर हम वापस रोहतक आ गए, हमने फिर प्रैक्टिस करी। फिर मुंबई से कॉल आया, हम दोबारा गए, थर्ड राउंड गए, फाइनल गए। ऐसे करते करते, मेहनत करते करते हम यहाँ पे आज पहुँच गए टॉप 5 में। इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 7 में 2016 में हम पहुँच गए टॉप 5 में। फिर हम पहुँचे टॉप 2 में, एक टीम इधर एक टीम इधर। अब धक धक हो रहा, कौन विनर बनेगा, कौन विनर बनेगा। हमें लग रहा था हम विनर बनेंगे, बट विनर दूसरी टीम बन गई और हम फर्स्ट रनर अप रहे इंडियाज़ गॉट टैलेंट के। तो यहाँ से मेरी जो चीज़ है वो शुरू होती है। इसके बाद जो हुआ ना, ये तो ठीक था, मैंने मेहनत करी। हाँ था, जो मेरा स्ट्रगल था वो मेरी मेहनत का था, थोड़ा बहुत पेरेंट्स का था कि भाई पापा को मनाना है। लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, एकदम से ना ऐसे मेरी लाइफ पलटी, जो मुझे भी नहीं समझ में आई। इसके बाद जो मेरा रियल स्ट्रगल है ना, वो इसके बाद शुरू हुआ। एक्चुअली ये होता है ना कि एक सक्सेस मिल गई तो अब तो सब नॉर्मल चलेगा, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ। फाइनलिस्ट बन के आए, पूरे रोहतक में ढिंडोरा है, ढोल बज रहे हैं, घूम रहे हैं गाड़ियों में, पब्लिक देख रही है, सब ऑटोग्राफ ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, सब ये कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। ड्रीम सा लग रहा था कि जो एक सपना मैं सोचती थी वो आज पूरा हो गया कि हाँ भाई वीरांगना वीरांगना हो रहा है हर जगह। भाई मम्मी पापा को बोल रहे हैं भाई तेरी छोरी तो पहुंच गई टीवी पे, ये पहुंच गई। अब इसी बीच ना मुझे एक लेडी ने ये बोला, अरे तू तो यहीं रहती थी, यहीं घूमती दिखती थी, और टीवी पे कहाँ से पहुंच गई। मैंने कहा भाई सही है, अब आपको तो मैं यहीं घूमती दिखती थी, लेकिन इसके पीछे जितनी मेहनत करी है 1.5 साल 2 साल, जितने पैरों में छाले पड़े हैं, मिट्टी में, धूप में, ठंड में इतनी सर्दी पड़ती थी फिर भी 7 बजे उठ के चले जाते थे। शाम को 7 बजे अपने घर आती थी, सुबह जाती थी, शाम को घर आती थी। खाना वहीं लेके जाना, पैक करके वहीं खाना, कुछ दिमाग में नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो वहाँ पे मुझे समझ में आया कि लिटरली ना लोग सक्सेस देखते हैं सिर्फ। मुझे लोगों ने टीवी पे देखा सीधा, ठीक है, हमने किसी को नहीं बताया, मैंने किसी को नहीं बताया भी मैं किस चीज़ के लिए मेहनत कर रही हूँ क्या है। मैंने चुपचाप अपनी मेहनत करी। तो वहाँ से मुझे ये समझ में आया कि आप जब दिख रहे हो ना तो लोग सब देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो आपकी मेहनत है, स्ट्रगल है, फैमिली के साथ स्ट्रगल है, आपकी मेहनत है, आप मिट्टी में कर रहे हो, धूप में कर रहे हो, कुछ नहीं देख रहे हो, वो किसी को नहीं दिखता। लिटरली आपका जो स्ट्रगल है और आपकी जो मेहनत है ना, वो लोगों को नहीं दिखती है। लोगों को सिर्फ आपकी सक्सेस दिखती है। ठीक है, हम लोग आए, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है हो गया। अब मुझे लगा कि भाई सब बढ़िया होएगा, अब तो पापा रोकेंगे ही नहीं, आगे जाने देंगे, बेटा अब दूसरा वो भी कर, वो भी शो कर, वो भी को शो कर। ठीक है, बात हुई, घर पहुँचे, 1-2 दिन वेलकम हुआ हमारा रोहतक में बहुत अच्छे से, ढोल नगाड़े डीजे वीजे सब। 2 दिन बीत गए, तीसरे दिन है ना मेरे पापा ने एक बात बोली जिससे ना मैं तो हिल गई पूरी। और वो ये बोली कि बेटा अब जो तेरा सपना था ना वो तो देख हमने पूरा कर दिया, तू चाहती थी मुझे टीवी पे आना है, वो तू आ गई। अब ऐसा है, अब घर बैठना है, अब कहीं नहीं जाना है। अब कहीं तू ये सोचे कि भाई अब मैं दूसरे शो में जाऊंगी, मैं और आगे करूंगी, या तो आप अपनी पढ़ाई करो या फिर आप अपनी शादी की तैयारी करो। और मैं ऐसे देख रही पापा को, मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो। मतलब मैं वहाँ कुछ कह ही नहीं पाई अपने पापा को। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों बोला, किसने क्या कहा। रिश्तेदार भी बहुत होते हैं बोलने वाले। और 2016 में बन के आई थी, आज 2025 है, 9 साल पहले का ज़माना थोड़ा ऐसे ही था डांस को लेके, कोई इतना ओपन माइंडेड नहीं था टीवी पे आना। आजकल तो बहुत हो चुका है, पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को। बट उस टाइम मैं ना हिल गई अंदर से। मैंने कहा ये तो स्यापा हो गया भैया, अब ये तो भाई जाने ही नहीं देंगे। मैंने कहा, फिर मैंने अपनी मम्मी से बात करी। मैं कहा मम्मी ये तो गलत बात है, देखो आपने मुझे मौका दिया, मैं मानती हूँ आपने सपोर्ट किया, आपने मुझे जाने दिया, आपने मुझे करा सब, ठीक है मैं मानती हूँ, बट अब ऐसे मत रोको आप मुझे कि भाई अब एक सक्सेस मिल गई है, इतना अच्छा फाइनलिस्ट है, विनर बन के आए हैं और सब लोग जानने लगे हैं, अब ऐसे मत रोको, अब मुझे बढ़ने दो आगे। ठीक है, मम्मी बोले ठीक है मैं बात करती हूँ पापा से। ओके करी, पापा शायद नहीं माने।
मैंने भी बात करी पापा से, नहीं माने, पापा माने ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं आया कि उनको किसने या रिश्तेदारों ने क्या बोला कि वो ऐसे, उनकी सोच एकदम से ना, जैसे कहते हैं ना, वो समय बदल गया, जज्बात बदल गए, वही वाली चीज़ हुई मेरे साथ। ठीक है, मैं शांत रही, मैंने कहा कोई नहीं, मान जाएंगे, क्या हो गया है, कोई नहीं। अब उसके बाद भाई इवेंट्स आने लगे हमारे पास, भाई टीम आई है, इवेंट्स के लिए बुलाओ, सीएम सर के कोई भी इवेंट हो रहा है वहाँ बुलाओ। अब वहाँ पे भी मेरे को पापा यूँ बोल रहे नहीं जाना, नहीं जाना। मैंने कहा यार ये तो रोहतक में ही हो रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैं समझ गई, मैंने कहा अब ना, अब होने वाली है गड़बड़, क्योंकि मेरे तो अंदर तो जज्बा था, मैं तो रुकने का नाम, मेरा मन है ना मान ही नहीं रहा था रुकने को, भाई मुझे रुकना है। ठीक है, मैंने पढ़ाई करी, मैंने उसके बाद एमबीए की, मेरा एमबीए करने का मन था, मैंने एमबीए की। जॉब के लिए मैंने पापा को बोला, पापा ने जॉब के लिए भी मना करा, बोले नहीं करनी जॉब। मैंने कहा अब जॉब में भी प्रॉब्लम है। तो मैं अंदर से काफ़ी स्ट्रेस लेती गई। मैंने कहा क्या हो रहा है मेरे साथ, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं तो बहुत अच्छा कुछ सोच के ऊपर गई थी। बट ये था कि एक फैमिली अगर उस टाइम सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो मेरे पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पिलर था, वो थे जेडी। अगर वहाँ से मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि चलो एक इंसान तो है जो मेरी फीलिंग्स को समझ रहा है। अब फैमिली, अब क्या होता है ना कि हम दूसरों से तो लड़ सकते हैं, सामने कोई अननोन बंदा खड़ा हो उसको तो लात गुस्से भी मार देंगे, कुछ भी बोल देंगे, लेकिन जब हमारे सामने हमारे अपने खड़े होते हैं ना, ना तो हम कुछ कर सकते, ना कुछ उल्टा बोल सकते, ना उनको मार सकते, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। क्या ही बोले उनको। ठीक है, नहीं समझ रहे, मम्मी कह रहे हैं, मेरी मम्मी तो सपोर्ट में रहते थे हमेशा, मेरे भाई बहन भी सपोर्ट में हैप्पी रहते थे, बट पापा मेरे स्ट्रिक्ट थे, तो उनके आगे कोई खुल के नहीं बोल पाता था कि इसको करने दो। ठीक है, ओके हुआ, इवेंट्स भी करे, छुप छुपा के थोड़ा बहुत किया, भाई चलो झूठ बोल के चली गई, कॉलेज जा रही हूँ, इवेंट कराई। ठीक है, उसके बाद हमने एकेडमी खोली मिलके, जेडी और मैंने एकेडमी खोली कि भाई चलो अभी एकेडमी ओपन करते हैं, ताकि हमें और अच्छे बच्चे मिले और हम अपनी एक और टीम को तैयार करें और आगे लेके जाएं। और जो खुरक थी ना, जहाँ से स्टार्ट हुआ था हरियाणवी, वो खुरक थी, फाइनलिस्ट तो बन के आ गई, लेकिन हरियाणवी में नहीं, स्टंट्स और एक्रोबैटिक में बन के आए। अब वो खुरक थी मेरे भाई, अपने हरियाणा का तो लेके जाना है, हरियाणा से हैं, दिल दिमाग सब हरियाणवी में बसा हुआ है, तो हरियाणवी को तो लेके जाना है। मेरा ड्रीम था, मेरा सपना है कि भाई अपने हरियाणवी को एक उस लेवल पे लेके जाना है। डांस बहुत होते हैं हरियाणवी, यूथ फेस्ट में होते हैं, ऐसे कर लेते हैं, लेकिन एक कंपटीशन के लेवल पे हरियाणवी को जो नज़रिया है ना लोगों का, वो मुझे चेंज करना था। जब हम मुंबई ने हमने वीडियो भेजी थी, तो एक्चुअल में मुंबई वालों को हरियाणवी डांस के बारे में पता ही नहीं था कि ये होता क्या है। तो हमने, हमारे थ्रू मुझे पता चला कि हमारे थ्रू उनको थोड़ा बहुत पता चला कि हरियाणा में ये हरियाणवी डांस भी होता है। हरियाणा का नाम तो खैर सब जानते हैं, बट उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, देसी जो चीज़ें होती हैं, वो जो बाहर वाले लोग हैं वो अभी इतना नहीं जानते। हमने एकेडमी ओपन की, सिखाना स्टार्ट किया। वहाँ भी मैंने छुप छुपा के पापा से, एक्चुअली सही बताऊँ तो छुप छुपा के मैं एकेडमी जाती थी, कॉलेज बोल के चली जाती थी, कॉलेज जा रही हूँ, वहाँ बैच ले लेती थी, क्योंकि वो मेरी और जेडी ने हमने मिल के ही खोली थी। भाई मेरी तो अब जिम्मेदारी बन गई, भाई एक एकेडमी खोल लिए तो अब इसको हैंडल तो करना है, मिल के किया। ठीक है, हुआ, लड़ाई झगड़े होने लग गए पापा से, मैं गुस्सा करने लग गई पापा से कि आप करने नहीं दे रहे हो, आप मुझे समझ क्यों नहीं रहे हो, आप मुझे समझो, आप मेरे साथ रहो, आप मुझे सपोर्ट करो, कल को मैं आप ही का ही पिलर बनूंगी। मैं ऐसा सोचती थी कि मैं उनकी बेटी हूँ, लेकिन मैं उनके बेटा बन के चलूँ। लेकिन क्या होता है ना कि उस जो पहले के पेरेंट्स होते थे वो बच्चों से इतना कनेक्ट नहीं होते थे जितना आजकल के पेरेंट्स हैं। मेरी भी एक डॉटर है और आज के टाइम पे मैं उसके साथ एज ए फ्रेंड रहूँगी, लेकिन जब हमारा टाइम था तो पेरेंट्स हमसे इतना कनेक्ट नहीं थे। एक एज ए पेरेंट्स के बीच में जो गैप होता है वो था, हो सकता है इस वजह से वो मुझे समझ नहीं पाए। ठीक है, हमने प्रैक्टिस करी, लेकिन ये था कि मैं किसी भी इवेंट में जाती थी तो मैं अपने पापा को ज़रूर बता के जाती थी। मैं कभी उनसे बिना बताए कभी नहीं गई। हाँ, वो मुझे कह देते थे कि ठीक है जा, मेरा मन नहीं है, लेकिन तू जा, कोई बात नहीं। मैं उनकी इस चीज़ के लिए भी थैंक यू बोलना चाहूँगी आज यहाँ पे अपने पापा को, कि उन्होंने चाहे मन से ऊपर के मुझे भेजा, लेकिन मुझे भेजा जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। उनके जो भी नेगेटिविटी चीज़ रही हैं, जैसे उन्होंने मुझे कभी भी पीछे रखा हो या उन्होंने मुझे आगे बढ़ने से रोका हो किसी और की बातों की वजह से, शायद हो सकता है उन्होंने मुझे पीछे खींचा, शायद इसलिए ही मैं आगे बढ़ी। अगर शायद वो मुझे सपोर्ट कर देते ना उस टाइम, तो शायद आज मैं यहाँ ना खड़ी होती। मुझे ऐसा आज फील होता है। उन्होंने मुझे, जैसे कहते हैं ना कि हम ज़्यादा किसी की तारीफ़ कर देते हैं तो वो फिर उस चीज़ को ना, मतलब उसकी वैल्यू नहीं होती, तो उन्होंने मेरी तारीफ़ नहीं करी कभी भी। तो हो सकता है आज उसी वजह से मैं यहाँ हूँ।
ठीक है, एकेडमी हमने करी, इवेंट्स करे। फिर उसके बाद मैंने जेडी से डिस्कस किया कि जेडी फाइनलिस्ट तो बन गए हैं, अब क्या करना है कि अब ना हरियाणवी को लेके जाना है। अब कैसे लेके जाओगे आप बताओ, मुझे नहीं पता, आप बताओ। जेडी ने बोला कि ठीक है, आप डांस की लाइन में हो, मैं स्टंट्स एक्रोबैटिक की लाइन में हूँ, तो मिल के करते हैं कुछ नया, तड़का लगाते हैं। मैंने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी क्या कहते हैं ना, जब हम हरियाणवी डांस देखते थे तो नॉर्मल होता था, नॉर्मल ठुमके, थाप, ताली, ये चल गए, ठीक है। अब उसके अंदर कुछ ट्विस्ट डाला, वो डाला जेडी ने। हरियाणवी डांस के अंदर ट्विस्ट डाला स्टंट और एक्रोबैटिक का। अब आप सोच के देखो कि एक नॉर्मल नीचे ज़मीन पे ठुमके मारने वाली लड़की दामन पकड़ के अगर हवा में उड़े तो कितना अच्छा लगेगा। तो हमने लड़कियों को हवा में उड़ाया, दामन पैर के ऐसे दामन खोल के हमने लड़कियों को हवा में उड़ाया, स्टंट करे, सर पे चढ़ाया, कंधों पे चढ़ाया, हमने बच्चों को सिखाया। अब यहाँ सिखाया कैसे, शुरुआत कहाँ से हुई, तो मैंने कहा भाई अब गर्ल्स की टीम चाहिए, हरियाणवी डांस लेके जाना है, दामन दिखाने, गर्ल्स की टीम चाहिए। अब टीम कहाँ से आएगी, तो जेडी और मैंने क्या किया कि हम ना स्कूल्स में गए, जो भी हमारे रोहतक के स्कूल्स हैं वहाँ पे उनकी प्रिंसिपल से हमने बात की। एक हमारे ही पड़ोस में ही स्कूल था, संस्था का स्कूल था जिसका नाम धन्वंतरी है, हम वहाँ पे गए। उनकी प्रिंसिपल से हमने बात की कि भाई हमने अपनी चीज़ें रखी, हमारा अपना आइडिया रखा कि हम ऐसे ऐसे चाह रहे हैं और हम छोटी लड़कियां लेने चाह रहे हैं बजाय कि बड़ी लड़कियां, क्योंकि छोटी लड़कियों छोटे बच्चों के साथ स्टंट ज़्यादा अच्छे हो पाते हैं, इतनी भी छोटी नहीं, 9-10 साल की लड़कियां। तो उन्होंने बोला कि हाँ आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आप ऑडिशन ले सकते हो। तो हम स्कूल में गए, हमने सभी क्लास के बच्चों को, लड़कियों को बुलाया और वहाँ पे उनसे ऑडिशन लिए हमने, जिसमें से हमने 15 लड़कियाँ सेलेक्ट की जो हमारी टीम के लिए मैंने सेलेक्ट की। फिर वो हमारी एकेडमी पे उन्होंने आना शुरू किया, तो मैंने उनको सिखाया। वो सुबह 10 बजे आती थी और शाम के 7-8 बजे तक हमारे साथ प्रैक्टिस करती थी। जेडी ने स्टंट सिखाए, मैंने डांस सिखाया, स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, बेसिक से हरियाणवी डांस लेना शुरू किया। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करते थे, उनको अच्छे से सिखाया। और सारी लड़कियाँ मतलब बहुत ही मतलब नॉर्मल, घर से भी नहीं कह सकते, उनसे भी नीचे थी। किसी के पेरेंट्स कहीं काम करते हैं, किसी के पेरेंट्स कहीं काम करते हैं, और हमने इसी बिहाफ पे सोचा कि हम किसी भी बच्चे से फ़ीस नहीं लेंगे। क्योंकि जब मैं उस टाइम पे थी, मैं भी डांस नहीं सीख पाई, मेरे अंदर बहुत क्रेजीनेस थी डांस को लेके, लेकिन मैं कभी सीखा नहीं। मैंने बात भी की थी अपने मम्मी से कि मुझे सिखाओ, बट उन्होंने नहीं बोला कि नहीं डांस डूंस नहीं सीखना है। तो एक जब हम ऑडिशन ले रहे थे तो एक लड़की आई हमारे पास, उसने सर से बात की, वो बोली कि सर आपके एकेडमी की फ़ीस कितनी है। तो हमने बोला कि भाई 1500 रुपये फ़ीस है। तो वो ये सुन के चली गई। फिर हम एकेडमी पे आ गए ऑडिशन लेके, तो हमने आपस में डिस्कस किया। हमने कहा, जेडी ने मुझे बोला कि वो ना बच्चा फ़ीस सुन के ना मुझे ऐसा लगता है वो चला गया, उसको लगता है कि ज़्यादा फ़ीस है। मैंने कहा अच्छा हाँ हो सकता है भाई उनके लिए ज़्यादा हो, क्योंकि इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो 1500 रुपये महीने के भरना हो सकता है उनके लिए पॉसिबल ना हो। तो वहाँ पे फिर हमने ये डिसाइड किया कि जिन बच्चों को हम सेलेक्ट करके लाए हैं आगे ले जाने के लिए, उनसे हम कोई भी फ़ीस नहीं लेंगे। हम मतलब उनको ऐसे ही सिखाएंगे, आगे जाने के लिए भी किसी भी चीज़ के लिए उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो हमने बच्चों को हम लेके आए, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सिखाया, हमने कोई भी पैसा उनसे नहीं लिया, क्योंकि हमारे माइंड में ना उनसे कुछ प्रॉफिट लेना नहीं था, सिर्फ अपने सपने को सच करना था उनके थ्रू, जिससे उनको भी नाम मिले और जिससे हमें भी आगे जो हमारा सपना था वो पूरा होए और एक हरियाणा में एक अलग से एक नई चीज़ ग्रो करे। लड़कियों को सिखाया, आप मानोगे कि 1 साल के अंदर ही, 1 साल से भी कम, 1 साल से भी ये लगा लो 7 to 8 मंथ्स हमने लड़कियों को इतना अच्छे से मतलब उनको रगड़ रगड़ के, बिल्कुल रगड़ रगड़ के, डांट लगा के, फटकार लगा के, डंडे लगा के ऐसा बना दिया ना कि वो 9 महीने के बाद ही सीधा टीवी पे गई। और इतना जल्दी तो मैं भी नहीं गई थी, मैंने भी 2 साल मेहनत करी थी जितना जल्दी हमने, क्योंकि उस टाइम जज्बा था कि अपने हरियाणवी को आगे लेके जाना है। हम फिर 2018 आया, 2018 में इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 8 आया, जिसमें हम अपनी खुद की टीम को लेके गए, जिसमें मैं और जेडी एज ए कोरियोग्राफर उनके साथ गए। मैं टीम को लीड कर रही थी, मैं परफॉर्म कर रही थी टीम में, बट जेडी एज ए कोरियोग्राफर गए थे हमारे साथ। ठीक है, हम लोग गए, हमने वहाँ पे लड़कियों को लेके गए, प्रैक्टिस करी दामन का। अब सामने वालों को पता ही नहीं हरियाणवी डांस होता क्या है, वो बोले जी हमें तो आपका डांस आता नहीं है, आप ऐसा करो आप खुद कोरियो करो इसको,
हमें जो चेंज होगा वो हम करवा देंगे। और उस टाइम हमने फ्यूज़न पे हरियाणवी किया था, मारिया मारिया गाना था जो आज हमारा सिग्नेचर सॉन्ग बन चुका है। मारिया मारिया सॉन्ग था जिस पे हम इंडियाज़ गॉट टैलेंट में ऑडिशन राउंड में परफॉर्म करके आए थे और वो बहुत ही अच्छा गया था। और जो किरण खेर जी थी वो इतना खुश हो गई कि क्योंकि उनको लव है ट्रेडिशनल चीज़ों से, और ट्रेडिशनल चीज़ उन्होंने अपने सामने देखी, दो ये कुर्ती, चुंदड़ी, दामन, कंठी, तागड़ी, ये सब उन्होंने देखा तो बहुत अच्छा लगा कि। और उसके बाद ये सब चीज़ें, इतना हैवी दामन होता है पहनने के बाद, लड़कियां स्टंट कर रही हैं, कंधे पे खड़ी लड़की को कंधे पे खड़े करके डांस कर रही है। कोई इजी नहीं है कंधे पे ऐसे पैर पकड़ के पूरा, अच्छा है ना, हरियाणवी ठुमका लगाना, पैर की थाप लगाना। तो वो चीज़ हमने वहाँ पे की आईजीटी में। तो किरण खेर मैम बहुत खुश हुई और हमें तीनों की हाँ मिली, हम लोग सेलेक्ट हुए। तो बहुत अच्छा रहा कि चलो ठीक है, अब एक और सपना पूरा हो गया। उसके बाद हम सेमीफाइनल के लिए भी सिलेक्ट हुए। तो इसी के बीच मेरा स्ट्रगल क्या रहा कि मैं अपनी टीम को पार्क में प्रैक्टिस करवाने के लिए लेके जाती थी, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेस नहीं था। एकेडमी भी इतनी बड़ी नहीं करी थी कि वहाँ पे हम अच्छे से 10 लड़कियों का ग्रुप तैयार कर सकें। तो बाजू में ही एक पार्क था, वहाँ हम जाते थे। वहाँ पे कुछ बूढ़े लोग बैठे होते हैं ना, और सामने किसी का घर था, तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे नॉर्मली। तो एक अंकल जी हमारे पास आए, बोले कि आप ये क्या कर रहे हो। हमने कहा अंकल जी हम ना ऐसे ऐसे टीवी शो के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। तो वो बोले कि आप ऐसे ऐसे यहाँ कूदा फादी कर रहे हो, डांस कर रहे हो, तो हमारे तो ये इसकी पार्क की ये ग्रास खराब हो रही है। मैंने कहा घास खराब हो रही है। तो हमें उस टाइम ऐसा मेरे को माइंड पे ऐसा पिंच करा। मैंने कहा यार लोग ये नहीं देख रहे कि बच्चे इतनी मेहनत करके रोहतक का ही नाम आगे लेके जा रहे हैं, हरियाणा का नाम आगे लेके जा रहे हैं, और आपको अपनी घास की पड़ी है। तो मतलब आप ये देख सकते हो कि जब हम मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो लोग इतना पीछे खींचते हैं, इतनी टांग खींचते हैं, मेहनत नहीं करने देते। यहाँ मत करो, वहाँ मत करो, ये क्यों कर रहे हो, बच्चे गिर जाएंगे, हमें नहीं अच्छा लग रहा, वहाँ जाके प्रैक्टिस करो। तो ये हमारे साथ चीज़ें हुई। तो हमने वहाँ पार्क में भी जाना छोड़ दिया, फिर हमने दूसरे पार्क में जाना शुरू किया। वहाँ पे भी लोग बोले कि आप ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, यहाँ पे किसने अलाउ करवाया आपको। मैंने कहा अलाउ करवाया, पार्क तो सबका होता है भाई, कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। तो वहाँ पे हमें लगा कि यार लोग ना, मतलब जब आगे दिखते हैं ना, तब तो वाह वाह वाही करते हैं कि हाँ हमें तो पता था। उसके बाद जब हम टीवी पे आए ना, तो वही अंकल, हम दोबारा प्रैक्टिस के लिए गए, सेमीफाइनलिस्ट हम गए थे 2018 में, सेमीफाइनलिस्ट तक हम गए हरियाणवी को लेके। उसके बाद बोले हाँ बेटा हमने तुम्हें देखा था टीवी में, तुम वही थे ना जो यहाँ प्रैक्टिस करते थे, और हमने ऐसे देखा एक दूसरे को। मैंने कहा देखो ये वही अंकल है जो उस टाइम अपनी घास की चिंता कर रहे थे, और आज ये यही यहाँ पे हमारे लिए तालियां बजा रहे हैं। तो ये ऐसे लोग ना लाइफ में मतलब किक तो देते हैं, लेकिन हमें हताश भी करते हैं कि यार जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ना। आपको बल्कि ये बोलना चाहिए था कि बेटा कोई बात नहीं, आप करो, आप अच्छा है, आप हमारे सिटी का नाम कर रहे हो, हमारे स्टेट का नाम कर रहे हो, आगे जाके एक नई चीज़ को आगे लेके जा रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रगल रहा हमारा। उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरे फादर जी हैं वो बोले कि बेटा अब आपकी तो, अब आपने कर लिया है, अब आपकी एज हो गई है, आप शादीशुदी का बताओ मुझे भाई, देखें लड़का क्या करना है, कुछ नहीं। तो मैं कुछ नहीं बोली, मैंने कहा क्या ही बोलूँ पापा के सामने। तो पता नहीं कहाँ से सूरज रात में उग गया और मेरे पापा बोले कि मुझे पता है कि तुमने जेडी से शादी करनी है। मैंने कहा हैं जेडी से शादी करनी है? तो वो बोले कि ठीक है लड़का बहुत अच्छा है और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो ठीक है मैं एग्री हूँ आपकी शादी के लिए, तो हम आपकी शादी करवा देंगे। मैंने कहा वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। बोले अब तुम बताओ तुम्हारी हाँ या ना। अब मैं क्या नहीं ना करूँ, मैं तो हाँ करूँगी भाई मेरे मन का पसंद लड़का मुझे मिल गया, मैं उसके साथ सारा काम चल रहा है। तो ठीक है, पापा ने हमारी शादी करवाई, बहुत अच्छे से शादी हुई, आशीर्वाद दिया बहुत अच्छे से। और आज मैं आपको सही बताऊँ ना, जो मेरे फादर है ना, भले उन्होंने मुझे थोड़ा सपोर्ट कम किया है, बट उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे लड़के के हाथ में मेरा हाथ दिया जो आज मेरे पापा से भी ज़्यादा मेरा सपोर्ट बन के खड़े हैं। चलो ये तो थी मेरे सोने की बात, मेरे पास सोना था, मेरा जो मायका है, मेरा जो फैमिली है, लेकिन सोने पे सुहागा मुझे क्या मिला वो शादी के बाद मिला। मैं आपको बताऊं कि जो मेरा जो ससुराल है ना, इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है, मतलब सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। मतलब इतना सपोर्ट मुझे मेरे फैमिली से नहीं मिला, मुझे मेरे मायके से नहीं मिला, जितना सपोर्ट मुझे यहाँ मिला। मेरे ससुर, मेरी सास, देखो पति जो होता है ना वो तो अपनी पत्नी को सपोर्ट करता ही है,
क्योंकि उनको पता है हमने साथ काम किया, उनका मेरे को सपोर्ट करना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद बारी आई सास ससुर की। अब वो उनको मतलब ठीक है, उन्होंने देखा कि भाई साथ काम कर रहे हैं, 8-9 साल से हैं, ठीक है, उन्होंने भी सपोर्ट करा, ठीक है, अपने बेटे के लिए करा, बहू के लिए करा। उसके बाद क्या हुआ ना, जो मेरे मतलब जेठ हैं, मेरी जेठानी है, मेरी 2 जेठानी हैं, 2 जेठ हैं, 1 देवर है, मतलब अच्छी पूरी जॉइंट फैमिली है, 16 मेंबर है हमारी फैमिली में, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। और मतलब उसके बाद क्या हुआ, जो सास ससुर ने भी सपोर्ट किया, पति ने भी सपोर्ट किया, लेकिन मेरे को मेरे जेठ जेठानी का भी सपोर्ट मिला। वो भी इतने खुश कि भाई हमारे घर में एक अच्छी मतलब बहू आई है जो फाइनलिस्ट है इंडियाज़ गॉट टैलेंट की, मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे वीडियोस में मेरी हेल्प करते हैं। अभी मैं कंटेंट कोई भी बनाती हूँ, क्योंकि मैं अब सोशल मीडिया पे भी वर्क करती हूँ, अपने कंटेंट बनाती हूँ, कॉमेडी कंटेंट, डांस कंटेंट, स्टंट कंटेंट, जो भी बनाती हूँ, मुझे सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि हमारे साथ वीडियो बनाओ। और देवरानी जेठानी की भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, वो भी बहुत वायरल हुई थी मेरी, सब लोग जानने लगे थे भी हाँ तेरी 2 जेठानियाँ हैं जिनके साथ तू वीडियोज़ बनाती है। मतलब ये देखो कि एक मतलब ठीक है, फैमिली अच्छी थी मेरी, उसके बाद इतना अच्छा ससुराल मिलना, मतलब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ कि भाई मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। आज वो कहते हैं कि बेटा तेरे को जो करना है ना तू कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। मेरे ससुर जी भी और मेरी सास कहती है बेटा कोई टेंशन नहीं है, तुझे कहीं जाना हो, कुछ भी करना हो, हम तेरे साथ खड़े हैं, बस तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। उनके लिए उनके बच्चों की खुशी से ऊपर कुछ नहीं है, वो मुझे बात उनकी अच्छी लगी। इवन मेरे जो जेठ और जेठानी उनके बच्चे हैं वो भी चाची 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 करते रहते हैं, मेरे साथ वीडियोस बनाते हैं, कहते हैं चाची हमारे साथ वीडियो बनाओ। वो भी उनकी जो ये लिटिल लिटिल मतलब चीज़ें ना, सपोर्ट है, मेरी वीडियो शूट कर देना घर पे, मेरी मतलब जेठ जी की जो लड़की है उनका लड़का है वो मेरी वीडियो शूट कर देते हैं। तो वो मतलब सपोर्ट ना, ये जो छोटे छोटे सपोर्ट होते हैं ना, यही हमें आगे बढ़ाते हैं, यही हमें आगे हिम्मत देते हैं आगे रखने की। उसके बाद मुझे मतलब शादी को 2 साल हो गए, फिर मुझे गुड़िया हुई। जब मतलब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम ना मुझे सोशल मीडिया पे ऐसी किक मिली ना एकदम से, तो मैंने वीडियो पोस्ट की, अपनी प्रेगनेंसी की वीडियोस मैंने डाली, तो मुझे मेरे सोशल मीडिया एकदम से ऐसे ऊपर गया। तो मुझे लगा भाई हाँ अब अच्छा हो गया है, सब बढ़िया है। गुड़िया हुई, गुड़िया के बाद भी मुझे ना ऐसा नहीं लगा कि मैं रुक गई। लोग बोलते हैं कि भाई बच्चा हो गया है अब बच्चे पे ध्यान दो, रुकना है। इवन शादी के बाद मैंने 2022 में भी हुनरबाज हम करके आए, एक टीम थी हमारी पूरी, जिसमें हम बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हरियाणवी लेके गए थे। और हुनरबाज कलर्स टीवी पे आया था, उसमें जो जज थे वो थे मिथुन जी, प्रीनीति थी और करण जौहर थे। तो वहाँ पे भी हम सेमीफाइनल्स तक बन के आए थे। और वहाँ पे भी हमने अभी तक तो मैं 2018 में सिर्फ लड़कियों का ग्रुप लेके गई थी, लेकिन 2022 में लड़कियां और लड़के दोनों को मिला के छोरा भी दिखाया, छोरी भी दिखाई, धोती कुर्ता दामन भी दिखाए। मतलब पहले तो दामन देख लिए, अब धोती कुर्ते को भी मिक्स करके लेके गए हमने, अच्छे स्टंट्स उसमें करे, अच्छी प्रैक्टिस करके हम लोग करे। वहाँ पे भी हम सेमीफाइनलिस्ट बन के आए, वहाँ पे भी हमारा बहुत अच्छा मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस गया हमारा। मिथुन दा को हमारा परफॉर्मेंस इतना पसंद आया, बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मुझे गुड़िया हो गई। गुड़िया होने के बाद मुझे लगा कि भी अब तो मेरे 1-2 साल गए, अब मैं नहीं कुछ कर पाऊँगी। हाँ रुकावट तो थोड़ी आई, क्योंकि बच्चे पे भी ध्यान होना मतलब देना होता है। उसके बाद क्या हुआ कि गुड़िया के बाद भी मैं साउथ का टीवी रियलिटी शो करके आई, जहाँ पे मैं अपना हरियाणवी ही लेके गई थी। मैंने मतलब बहुत सारे साउथ के टीवी रियलिटी शो करे हैं, जिसमें हम एक्रोबैटिक स्टंट्स भी परफॉर्म करके आए हैं और अपने हरियाणवी को भी लेके गए हैं। सिर्फ हरियाणा या मुंबई तक नहीं सीमित है, साउथ में भी लेके गए हैं। तो उसकी जो मतलब एक शुरुआत थी ना वो हमने की जब हमारा मारिया मारिया गाना आया था, इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे पूरा हुआ था, तो वो हरियाणा में काफ़ी मतलब फेमस हो गया था। लोग उस पर बच्चे वीडियोस बना बना के डाल रहे थे कि भाई हाँ मारिया है, और वहीं से फ्यूज़न स्टार्ट हुआ था। वो फ्यूज़न जो हमारी वीडियोस चली थी ना, उसी को देख देख के लोगों ने मतलब वीडियोस बनाना शुरू किया, दामन में स्टंट करने शुरू करे। बहुत से लोगों ने टांग भी खींची, बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि भाई हाँ ये तो हमारा है, हमने करा था, तुम हमारा कॉपी कर रहे हो, ये कर रहे हो। बहुत से ऐसे खिच खिच पिच पिच मची। लेकिन अब हमें तो पता था ना, हमने 2013 में शुरुआत की इस चीज़ की, इतनी मेहनत करी, अब इतना आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ, मिसेज रोहतक बन गई हूँ।
अभी हाल ही में हुआ था ये इवेंट जिसमें मिस और मिसेस रोहतक का कंपटीशन हुआ था। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसके लिए भी मुझे जो पुश किया वो मेरे हस्बैंड ने किया और मेरी फैमिली ने किया कि तुम जाओ। मुझे पता है कि भाई मेरे जो ससुर जी हैं वो बोले बेटा तू जा, तेरे को जहाँ जाना है, और मुझे पता है तू मिसेस रोहतक बन के आएगी। मुझे अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था, लेकिन उनको ज़्यादा था कि भाई तू जा रही है तो पक्का तू जीत के आएगी। मैंने कहा ठीक है। सुबह मैं गई 5 बजे उनका आशीर्वाद लेके, और जब मैं वापस घर आई तो मैं ताज अपने सर पे लेके आई, जिससे मतलब फैमिली मेरी बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई। और जो हमारे आजू बाजू पड़ोसी हैं वो भी इतने खुश हुए। अंकल बोले कि बेटा तुम्हें गाड़ी चाहिए हो, गाड़ी में तुम अपना ये करना, ढोल नगाड़े बजाना। मतलब ये जो बातें होती है ना, ये ना दिल को सुकून तो देती हैं, लेकिन उनकी बातों से जो सपोर्ट मिलता है, जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब अप लेवल का होता है। ऐसा लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। पीछे पीछे 100 लोग अगर बुराइयां कर रहे हैं ना, और हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो सोचो भैया हम लोग सीधे रास्ते चल रहे हैं। अब बुराई करने वाले भी बहुत हैं और अच्छाई करने वाले भी बहुत हैं। वो तो हमें देखना है कि हमने किस पे ध्यान देना है। बुराई वाले पे ध्यान देना है, अच्छाई वाले पे ध्यान देना है। आगे बढ़ते हुए इंसान को हर कोई पीछे खींचने की कोशिश करता है, और ज़्यादातर खींचने वाले अपने होते हैं। मैं आपको बता दूँ, दूसरे लोगों को इतनी हम इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिनको प्रॉब्लम होती है वो हमारे अपने होते हैं। अब इसी बीच मैं आपको बताऊं कि जो रहा हमारा सोशल मीडिया भी मेरा काफ़ी ग्रो करा। हमने वीडियोस डाली, कंटेंट डाले, मैंने पेज पे बनाए, काफ़ी अच्छी मिलियंस वीडियोस चली हमारी। हरियाणवी की वीडियोस बनाई हमने, लोग जानने लगे, पहचानने लगे कि वीरांगना है, हाँ हरियाणवी डांस करती है। और आज जो है ना, मुझे मेरे डांस के नाम से ही जाना जाता है। आज तो चलो मैं मिसेस रोहतक बन गई, लेकिन जो मेरी जो पहचान है, जो मैंने शुरुआत करी थी वो डांस से ही करी थी। तो जो मैंने डांस की शुरुआत की थी, मेरे अंदर बड़ा ही क्रेजीनेस रहता था कि मैं डांस करूं, लेकिन मैं सीख नहीं पाई। तो जो मेरे आजू बाजू पड़ोसी थे ना, बच्चे थे, उनको मैंने सिखाना शुरू किया फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बात है 2014-16, मतलब हाँ 14 की बात है, जब मैं इस लाइन में थोड़ा कम थी। उससे भी पहले की बात है। सिखाना शुरू किया, ठीक है, सिखाया। तो मेरे पापा बोले बेटा तो फ्री में ऐसे टाइम देती है सबको, थोड़ा मतलब कुछ फीस वीस ले। उस टाइम कहाँ फीस, तो मैंने पापा के कहने पे 200 रुपये लिए। तो जो मेरे डांस सिखाने की पहली फ़ीस थी वो 200 रुपये थी। 200 रुपये मैंने बच्चों से फ़ीस ली, ठीक है। बच्चे आने शुरू हुए, तो मुझे भी ये लगा कि मैंने बिना सीखे ही सिखाना शुरू कर दिया। तो मेरे अंदर वो चीज़, मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ भाई अगर चलो ठीक है, आपने सीखा नहीं, मैंने कभी डांस सीखा नहीं, तो आप सिखा रहे हो, इट मीन्स आपके अंदर कुछ है जो गॉड गिफ्टेड है। और मैं अपने डांस को गॉड गिफ्ट ही मानती हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी से सीखा नहीं, किसी से कुछ मतलब कहते हैं ना कि देख के करना, वो कभी नहीं, मतलब खुद से ही कर दिया। उस टाइम तो यूट्यूब का भी ज़माना नहीं था। 2011-10 मैं स्कूल में थी उस टाइम पे, यूट्यूब का भी हमें भी नहीं पता था। तो क्या यूट्यूब होता है, फ़ोन ही नहीं होते थे, तो यूट्यूब कहाँ से पता होगा, ठीक है। फिर 500 रुपये लेनी फीस शुरू करी, फिर 1000 करी, फिर थोड़ा थोड़ा नाम बनता गया कि भाई हाँ यहाँ कोई वीरांगना रहती है, वो डांस सिखाती है। बच्चे आने शुरू हो गए। फिर इसी के साथ साथ क्रेजीनेस इतनी बढ़ती गई भाई हाँ अब तो डांस लाइन में जाना है। उसी के बीच जब मैं कॉलेज में हुई, कॉलेज के साथ साथ मैंने सीए की भी ट्रेनिंग ली। मैंने सीए का फर्स्ट जो पार्ट होता है वो भी क्लियर कर दिया। मैं दिल्ली में रही 1 साल, मैंने वहाँ पे सीए की ट्रेनिंग ली। और उसी में जब मेरा एग्ज़ाम था ना सीए का, तो वहाँ पे भी मुझे एक किक मिली, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। वो किक मुझे मिली, मेरा एग्ज़ाम था और मैं जा रही थी एग्ज़ाम देने, और मैं बड़ी टेंस। मैंने कहा यार पता नहीं क्या होगा, मम्मी पापा ने पैसे भर रखे हैं 25-30 हज़ार रुपये, 1 साल हमने यहाँ पे ट्यूशन ली है, और अब अगर पास नहीं हुई तो क्या हो जाएगा। इतनी टेंशन, इतनी ज़्यादा टेंशन कि भाई पास, मतलब पेपर की टेंशन नहीं, इस चीज़ की टेंशन कि मम्मी पापा ने पैसे भर रखे हैं, फेल हो गई तो ठीक है। एग्ज़ाम दिया, हो गया, सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट आया, कुछ मार्क्स से रह गई। बट जो मैं उस टाइम जा रही थी और जो टेंशन मेरे दिमाग में थी ना, तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि वीरांगना तेरी लाइन ये है ही नहीं, तेरी लाइन डांस है, क्योंकि तेरे अंदर डांस बसा हुआ है। तुझे खुशी डांस से है, तुझे उससे खुशी मिलती है, किक मिलती है, आगे बढ़ने का एक जज्बा मिलता है। तो वहाँ से मैंने डिसाइड कर लिया कि मम्मी पापा अब से कुछ भी कहें, मैं अब स्टडी की लाइन में नहीं जाऊँगी, मैं अब डांस की लाइन में जाऊँगी। तो मैंने वहीं से अपनी मतलब शुरुआत करी। फिर मुझे आईजीटी में गई, वहाँ पे मतलब एक किक मिली। और सबसे मेन जो बात होती है ना, वो ये होती है कि आपके खींचने वाले तो लोग होते हैं, मैं मानती हूँ, बहुत, मुझे भी बहुत खींचा गया, इतना ज़्यादा खींचा गया मेरी फैमिली के थ्रू। मेरी बुआ लगा लो, मेरे ताऊ लगा लो, मेरे मामा के लड़के, भाई भूई, किसी ने सपोर्ट नहीं किया।
किसी ने भी। सिर्फ एक बंदा खड़ा था मेरे साथ, वो है जेडी। मतलब मैं आपको सच बता दूं, उस टाइम मैं आप ना लिटरली मैं डिप्रेशन में चली गई थी। क्यों डिप्रेशन में? पापा नहीं समझ रहे, पापा की वजह से मम्मी नहीं समझ रही, फिर पापा की वजह से भाई सपोर्ट नहीं कर रहे, फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, बुआ से बात कर रही हूँ, ताऊ जी से बात कर रही हूँ कि कोई तो सपोर्ट करो, कोई तो सपोर्ट करो। इसी बीच एक डुइट का आया था हमारे पास, इंडिया बनेगा मंच। इंडिया बनेगा मंच एक शो करके आया था। उसमें क्या करना था कि दिल्ली लाल किला के बाहर एक स्टेज लगानी थी और पब्लिक अपने आप आती, जिस आपकी परफॉर्मेंस से जितनी ज़्यादा पब्लिक आती उसी से आप जीतते। तो वहाँ पे जो पंगा हुआ था ना, वो मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा हुआ था। मैं उनको बोल रही थी कि मुझे जाना है, डुइट में जाना है, जेडी के साथ डुइट में जाना है। वो जाने नहीं दे रहे, किसी भी तरीके से जाने ही नहीं दे रहे, रोक के बैठ गए, मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं भाग रही हूँ, नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। फिर टूर सा चढ़ गया, मैं चली भी गई, मैं बिना बताए उस शो के लिए मैं चली गई। मैं घर से निकली कॉलेज का कह के, लेकिन मैं वहाँ दिल्ली पहुँच गई जेडी के साथ। फिर मेरी परफॉर्मेंस हो गई, पुनीत सर थे, उनको बहुत अच्छा लगा, जेडी के साथ परफॉर्म करके दिखाया मैंने, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने घर पे फ़ोन कर दिया, भाई ऐसे ऐसे है, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं यहाँ आई हुई थी झूठ बोल के। तो मेरे पापा बोले कि या तो तू घर आ जा या फिर तू देख लियो अपना कि मतलब फिर क्या होगा, फिर गलत ही होगा कुछ। मैं घबरा गई, मैंने कहा चलो मेरे साथ तो मेरे पेरेंट्स से क्या ही गलत करेंगे, ऐसा क्या होगा। मुझे टेंशन हो गई जेडी की। मैंने कहा यार एक लड़का मेरे साथ है और आप लोग समझते हो कि भाई कुछ भी हो सकता है इस टाइम पे, मैं लड़के के साथ गई हूँ और डुइट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है वो अननोन थे, वो जानते थे बहुत अच्छे से जेडी को, क्योंकि फाइनल्स बन के आ चुके हैं सब अच्छे से। तो मुझे अपना वो जो शो था ना वो वहीं छोड़ के मुझे आना पड़ा। मैं उनको सॉरी भी बोल के आई शो वालों को कि आई एम सॉरी भाई, हमारी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई। मैं घर आई, बड़ी खिच्चादानी हुई, पापा ने थप्पड़ भी मारे एक दो कि भाई तू झूठ बोल के गई, ये वो। मैंने उनसे सॉरी भी बोला कि ठीक है भाई, आज के बाद नहीं जाऊंगी, आप जो कहोगे वही करूंगी। 2-3 दिन तक शांत रही कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, हाँ झूठ बोल के गई थी पहली बार कि भाई अच्छा नहीं है। लेकिन तीसरे दिन फिर वही खुरक। मैंने कहा नहीं जाना है, चाहे कैसे भी जाना हो, जाना है जाना है, ठीक है करा, आगे निकले। मतलब इस बीच ना मैं आपको मतलब मेरे साथ इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें मेरे साथ हुई जो मैं ना मतलब यहाँ पे भी खुल के नहीं बोल सकती। इतना कुछ मैंने मतलब उस टाइम पे सहा, और वो सहा किसकी वजह से? वो सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से, कोई और नहीं था मुझे रोकने वाला, सिर्फ मेरी फैमिली थी। बट ठीक है, कहते हैं ना एक बुरे टाइम के बाद एक अच्छा टाइम आता है, तो मेरे साथ भी वो अच्छा टाइम आया। मेरे पापा भी समझे, मम्मी भी समझी, उन्होंने मुझे जाने दिया, लड़कियों को लेके गई, फिर हम दोनों की शादी भी करवाई। शादी के बाद इतना अच्छा ससुराल मिला जो आज मुझे सपोर्ट करता है हर चीज़ को लेके, मेरे मतलब पीछे खड़े रहते हैं, मेरे बैकबोन बन के जो मेरा फैमिली है ना, वो मेरा ससुराल आज खड़ा है, जिसकी वजह से ना मुझे अब कोई डर नहीं है। मैंने कहा आन दो भाई, कोई भी कंपटीशन आन दो, अब तो जाएंगे, चाहे मतलब कहते हैं ना कि वो लठ गाड़ के आएंगे। अभी मेरे को गुड़िया हो गई है तो इस वजह से अभी हम आगे कोई शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी बड़ी होगी डेफिनेटली मैं एक दोबारा से हरियाणवी अपना लेके जाने वाली हूँ। और इसकी वजह से ना क्या हुआ कि जो मतलब एक सक्सेस का मेरा जो लाइन चली ना, वो इतनी अच्छी चली कि भाई हाँ, मेहनत करने पे ना लोगों को नहीं दिखती है, लेकिन जब हम आगे उस चीज़ को सक्सेस के रूप में अपने पास ले लेते हैं ना, एक जब सक्सेस हमारे साइड में दिखती है, नाम के साथ एक सक्सेस दिखती है, तो लोग भी, 4 लोग भी कहते हैं ना, 4 लोग क्या कहेंगे, उस टाइम पे ना वो 4 लोग ही तालियां बजा रहे होते हैं बैठ के एक्चुअल में, कि हमें तो पता था ये लड़की इतनी मेहनत करती है, ये तो बहुत अच्छी जाएगी, अब देख लो भाई तुम्हारी छोरी ने तो तुम्हारा नाम कर दिया, टीवी में आते। इवन आज भी मैं मिसेस रोहतक बनी हूँ ना, तो मेरे मायके में मतलब मैंने तो बता ही दिया था, आजू बाजू के पड़ोसी ये वो सब मेरी मम्मी को आके बोलते हैं, अरे यार तुम्हारी लड़की तो मिसेस रोहतक बन गई, तुम्हारी लड़की तो मिसेस रोहतक बन गई। मम्मी मुझे फ़ोन करते हैं, बताते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन एक ना चीज़ ये भी होती है कि काश उस टाइम अगर आप कर देते ना थोड़ा सा और अच्छे से, तो शायद उस टाइम भी वो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है। बट अब हर एक किसी को हम नहीं समझा सकते हैं, सबकी अपनी सोच होती है। मैं उनको भी गलत नहीं बोलूँगी, अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो बहुत सही है हमारे लिए, और आज हम अपने लिए जो हमारा टाइम है, हम अपनी सोच के अकॉर्डिंग बहुत सही हैं। और बस इसी के साथ मैं एंडिंग करना चाहूँगी कि मेरी जो 10 साल की जर्नी मैंने आज आपसे शेयर करी है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे ही सक्सेस किसी को नहीं मिलती है, सबकी बहुत मेहनत होती है,
सबके पैरों में छाले पड़ते हैं जो किसी को दिखते नहीं, सबको तालियां बजती हुई दिखती हैं। जब हम लोग एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो सबको तालियों की गड़गड़ाहट सुनती है, लेकिन जब हम मेहनत कर रहे होते हैं तो जो हमारे पैरों में छाले पड़ने की वजह से निकलता है ना, वो कोई नहीं सुनता है, वो सिर्फ हम लोग खुद देखते हैं, हम किसी को नहीं दिखाते। लेकिन जो सक्सेस होती है ना, वो सबको दिख जाती है, तालियों की गड़गड़ाहट सब सब कर देते हैं। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी शांति से करो कि आपकी जो सक्सेस है वो शोर मचा दे। तो मेरे साथ तो वही हुआ था, मेरी सक्सेस ने इतना शोर मचाया था कि जिसकी वजह से मुझे एक किक मिली और मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। उसके बाद मेरे मतलब फैमिली इतनी अच्छी मिली, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं आज। तो आज मैं आपको लिटरली एंड में यही बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ आज अपनी सक्सेस को लेके, और जो एक नाम मेरे साथ जुड़ चुका है, हरियाणा का जो एक नाम है कि भाई फर्स्ट टाइम मैं ही अपने हरियाणवी डांस को इंटरनेशनल टीवी पे लेके गई थी। तो इस चीज़ का मुझे बहुत प्राउड है अपने ऊपर कि हाँ, मैंने एक पहल शुरू करी कि हरियाणवी डांस को एक कंपटीशन के लेवल पे मैं लेके गई। आज मिसेस रोहतक बनी हूँ, कल को हो सकता है मिसेस हरियाणा भी बनूँ, फिर मिसेस इंडिया भी बनूँ। तो आपके सामने दोबारा ऐसे ही मैं आऊँगी और आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट मुझे चाहिए। और एक बात और कहना चाहूँगी कि जो हमारी छोरियाँ हैं ना, वो किसी से कम नहीं है भाई, किसी से कम नहीं है। आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जब तक आप खुद को सपोर्ट नहीं करोगे ना तो कोई नहीं आएगा। अगर आपके अंदर कुछ मतलब कर गुजरने की हिम्मत है ना, सबसे पहले आपको खड़ा होना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने मन के अंदर ठाननी पड़ेगी, भाई मुझे ये करना है, चाहे कैसे करना हो। हाँ, गलत मत चलो, सीधे चलो, अच्छे रास्ते चलो, पॉजिटिव माइंड लेके चलो। एक मतलब जो चीज़ होती है ना, वो आपके अंदर होनी चाहिए। कहते हैं ना कि अगर एक लड़की कुछ करने की, अगर आगे बढ़ने की ठान लेना, उससे ज़्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। जो लड़कियां हैं आज मैं उनको यही कहने चाहूँगी कि सपने देखो, अच्छे बड़े सपने देखो, और उनको पूरा करने के लिए ना रोज़ाना प्रयास करो। आज सो रहे हो, सुबह उठो, मोटिवेट होके उठो। आज फिर कुछ नहीं हुआ, अरे कोई बात नहीं, कल फिर कुछ अच्छा करो, तीसरे दिन फिर कुछ अच्छा करो, लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा जो आपका होगा। मेरे साथ भी यही हुआ था। अब मैं ससुराल में रह रही हूँ, बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर। बाउंडेशंस नहीं बोलूँगी उनको, बाउंडेशंस मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, वो जिम्मेदारियाँ होती है। उनको हम किस तरीके से लेके चलते हैं वो हमारे ऊपर है। नेगेटिव में लेके चलना है, पॉजिटिव में। भाई अब मैं बहू हूँ तो बहू का रोल भी तो मैं ही निभाऊंगी ना, और इधर मिसेस रोहतक भी हूँ, बाहर जाके मिसेस रोहतक का भी रोल मुझे ही निभाना है। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई मैं मिसेस रोहतक बन गई तो मैं अपने फैमिली को भूल जाऊंगी, नहीं। तो वो जिम्मेदारियाँ होती हैं, उस जिम्मेदारी को हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते चलो और सक्सेस की तरफ बढ़ते चलो। थोड़ा आप समझाओ, थोड़ा वो आपको समझेंगे, थोड़ा आप उनकी खुशी में खुश रहो, फिर वो आपकी खुशी में खुश रहेंगे। तो ऐसे ही मिलजुल के आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। मेरी तो ऐसे ही चली है, मैंने उनकी मानी है, उन्होंने मेरी मानी है। मैंने उनको समझा, उन्होंने मुझे समझा, उन्होंने मतलब मेरे ससुराल वालों ने, उन्होंने मुझे समझा। मैं उनकी बैकबोन बन के खड़ी रहती हूँ, वो मेरी बैकबोन बन के खड़े रहते हैं। तो बस ऐसे ही लाइफ अच्छी चलती रहेगी। और सब हरियाणा वासियों को यही कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और हर एक दिन एक नई किरण आती है, क्या पता वो सूरज आपका हो। तो इसीलिए इसी के साथ सबको मैं राम राम कहना चाहूँगी। और आप सबकी प्यार की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करें, और ऐसे ही हरियाणा का मैं नाम करती रहूँगी, और आप लोग मेरे साथ चलते रहना। आपका साथ मेरे लिए सबसे बड़ा हाथ है। अगर मेरे जैसी आपकी भी कोई ऐसी स्ट्रगल भरी स्टोरी रही है, आपने भी बहुत मेहनत करी है किसी चीज़ को पाने के लिए, तो आप विक्की टॉक्स पे आओ, अपने मन की बात करो, अपने विचारों को रखो, अपनी मेहनत, अपना स्ट्रगल सब बता सकते हो, खुल के बता सकते हो। और विक्की टॉक्स का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।